इनको ट्रू लीव्स ही बोला जाता है, सिर्फ 2 छोटे छोटे पत्ते आए हैं और सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं पत्तों में होती है। देखिए 6 ग्राम बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती है। अगर कोई 100 ग्राम का भी पैकेट मार्केट से खरीद रहा है वो सिर्फ 6 ग्राम लगा रहा है और 6 ग्राम में आप अपनी पूरी सेहत भरपूर पा रहे हैं। और अभी तो सर्दियां हैं, सर्दियां तो वक्त है इनको उगाने का। सबसे बेस्ट टाइम जो माइक्रोग्रीन उगाने का है वो होती है सर्दियां। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाना पसंद करते हैं या फिर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, सीड्स ग्रो नहीं हो पाते और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें जो कि आपको परेशान करती हैं गार्डन के अंदर, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं सोनिया जी से, जो कि अपने गार्डन में सब्जियां तो ग्रो करती ही करती हैं, साथ ही साथ इनकी स्पेशलिटी है माइक्रोग्रीन्स में। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोग माइक्रोग्रीन्स उगाने की कोशिश कर रहे हैं, उगाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ उनको आते हैं। कई बार उनके माइक्रोग्रीन्स में फंगस वगैरह भी लग जाता है और किस तरह से ग्रो करना चाहिए उसके लिए भी अभी तक आपको डिटेल वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं मिल पाते। तो आज की वीडियो में मैं माइक्रोग्रीन्स पर आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम बेसिक लेवल में पूरी बातें करने वाले हैं, किस तरीके से माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करना चाहिए और सीड्स वगैरह कैसे जनरेट करने हैं, फंगस से कैसे बचना है, और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। सोनिया जी आपको डिटेल में बताएंगी आखिर किस तरह से माइक्रोग्रीन्स ग्रो किए जाते हैं। तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं भारत के कोने कोने में जाके इस तरह गार्डनर्स को कवर करता हूँ, अलग अलग गार्डन्स को अपने चैनल पे लेके आता हूँ। हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए संदीप जी, आपका स्वागत है मेरे गार्डन में। थैंक यू सो मच। तो मैम आपने मुझे इनवाइट किया अपने गार्डन के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका गार्डन बहुत ही सुंदर है, साथ ही साथ आपका नाम है माइक्रोग्रीन्स के लिए। मैं आपकी पहले भी वीडियोस देख चुका हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आई थी माइक्रोग्रीन्स पे। तो फाइनली आज आपने मुझे इन्वाइट किया अपने गार्डन में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माइक्रोग्रीन्स कवर करने से पहले, आपका गार्डन कवर करने से पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा, आखिर गार्डनिंग आपने कैसे शुरू की? गार्डनिंग तो मैं बचपन में अपनी मदर के साथ करती ही थी जी, लेकिन तब उस टाइम इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते थे गार्डनिंग में और साफ़ सुथरा हमें खाने को मिलता था, सेहत सबकी अच्छी रहती थी। पर अभी जो हमें मार्केट में सब्जियां मिल रही हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आज आप मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें पेस्टिसाइड्स ना यूज़ करा हुआ हो। और हम जो बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं, हम देखते हैं किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है, किसी के लिवर में प्रॉब्लम आ रखा है, किसी का किडनी फेलियर हो रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। उन हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए मुझे लगा कि हम क्या खा रहे हैं, हम ऐसा क्यों ना खाएं जिससे हम सबकी सेहत अच्छी रहे और हमें इतने मेडिकल इश्यूज़ ना आएँ। जब मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी करा तो मैंने माइक्रोग्रीन्स के बारे में सीखा और मैंने इसको उगाना शुरू किया। मैंने उगाने के बाद लोगों को इसको सिखाना भी शुरू किया और अब जब बाकी लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा थायराइड ठीक हो गया है, हमारा डायबिटीज़ ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहे हैं हम, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया लोगों की सेहत सुधारने में। वाह, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो लोगों की मेडिकल इश्यूज़ हैं उसमें भी सुधार हो रहा है। तो अगर कोई माइक्रोग्रीन्स, जैसे हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो बिगिनर्स हैं, माइक्रोग्रीन्स के बारे में मैं तो चाहूँगा कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बातें करना शुरू करें। आखिर इसे किस तरह ग्रो करना चाहिए और किस तरह हार्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि जब इसे ग्रो करते हैं तो कुछ गलतियाँ होने की वजह से फंगस वगैरह भी लग जाता है। तो प्लीज़ उन सभी को आप साथ साथ कवर करते हुए चलें और हमारे व्यूवर्स को डिटेल में बताएँ आखिर माइक्रोग्रीन्स क्या है। जी संदीप जी, हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, हम सरसों खाते हैं। आपने देखा होगा कि पत्तों का साइज बहुत बड़ा होता है और उसको हम पका के खाते हैं। पर जो हमारे माइक्रोग्रीन्स है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये सरसों के माइक्रोग्रीन है और आप देखिए इनको ट्रू लीव्स ही बोला जाता है। सिर्फ 2 छोटे छोटे पत्ते आए हैं और सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं पत्तों में होती है। देखिए जब हम बीज खरीदते हैं और बीज को हम बोते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम 21 दिन के बाद उसमें खाद डालते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट डालते हैं, हम उसमें नाइट्रोजन NPK डालते हैं सारा, और वो बड़े बड़े पत्ते बन जाते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं डालते हैं, कुदरत का ही आप इसको करिश्मा बोलिए कि जो हमारा बीज होता है उसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है। और इस टाइम अगर मैं इसको खा लूँ तो ये मुझे पकी हुई सब्जी से 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा। 40 गुना ज़्यादा? जी, वाह। तो आपकी सेहत तो बनेगी और आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप 4 कटोरी पालक खा रहे हैं उसके बजाय अगर आप 1 कटोरी माइक्रोग्रीन्स खा लें या आप 4 कटोरी मेथी खा रहे हैं और उसकी जगह 1 कटोरी मेथी के माइक्रोग्रीन्स खा लें, तो वो उतना ही आपकी सेहत में जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको उतनी ही मिलेंगी। तो आप कम खा रहे हैं और न्यूट्रिशंस आप ज़्यादा पा रहे हैं। जी,
तो इसके जो सीड्स हैं वो कुछ अलग आते हैं मार्केट में, या फिर नॉर्मल कॉमन सीड्स ही हैं जिसको हम माइक्रो ग्रीन्स के तौर पे ग्रो कर सकते हैं? देखिए सीड्स तो नॉर्मली होते हैं, पर उन सीड्स को ट्रीटेड नहीं करा हुआ होता, मतलब ऑर्गेनिक होते हैं, किसी भी तरह का केमिकल नहीं लगाया जाता। जी। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा, जब हम मार्केट से गार्डनिंग के सीड खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक रंग लगा होता है, कभी पिंक कलर, कभी हरा रंग। वो बेसिकली कि हमारे सीड्स खराब ना हो जाए उनको पेस्टिसाइड्स उसमें लगाए जाते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन माइक्रोग्रीन के जो सीड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सीड्स होते हैं, नॉन जीएमओ होते हैं, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करा हुआ होता। बिल्कुल ही जो कहते हैं सादे सीड, जो देसी सीड है, हमें वो यूज़ करने होते हैं माइक्रोग्रीन के लिए। नाइस। और आप माइक्रो ग्रीन्स को किस तरह ग्रो करते हैं? आउटडोर सनलाइट में, जैसे कि अपने गार्डन में ग्रो करते हैं, या पर्टिकुलर कोई आपने शेल्फ वगैरह बनवा रखे हैं, ग्रो लाइट्स लगा रखी हैं? ये इंडोर ही ग्रो करे जाते हैं। इनके लिए एक स्पेशल ट्रे आती है, आप देख रहे हैं, ये एक ट्रे है जिसमें मैंने उगाए हुए हैं। ये ट्रे 2 पार्ट्स में आती है, एक नीचे का पार्ट होता है और एक ये पार्ट है जिसमें मैंने माइक्रोग्रीन उगाए हुए हैं। ओके। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कोकोपीट लेनी है। कोकोपीट आप देख रहे होंगे, इसमें नीचे कोकोपीट नजर आ रही है। इसमें हम किसी भी तरह की खाद का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ सिंपल कोकोपीट हम यूज करते हैं। उसमें हम ये लगाकर इस ट्रे को ढक के रख देते हैं, और तीसरे दिन हम जब भी हम इसको लगाते हैं, हम इस तरह इस ट्रे को ढक के रख देते हैं, और तीसरे दिन जब हम ये ट्रे हटाते हैं तो थोड़े से बड़े हुए हमें मिलते हैं। उसके बाद ये आपके रेडी हैं। आपने इसको 3-4 दिन और छोड़ना है, और ये रेडी 7 दिन के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। सीड्स हैं वो इसी में जर्मिनेट होते हैं। अगर एक आइडिया मैं जानना चाहूँ कि आखिर कितने सीड्स आप इसमें एक बारी में लगाते हैं? डिपेंड करता है आप किस चीज़ के सीड लगा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सरसों लगाई है, ये 15 ग्राम सरसों है। 15 ग्राम है। और अगर मैं काउंटिंग में सीड्स जानना चाहूँ, लगभग कितने रहते होंगे? 1 चम्मच। नहीं, काउंटिंग जैसे 1000 सीड्स होंगे या फिर 500 सीड्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली? मुश्किल से 50 सीड भी नहीं होंगे। 50 सीड्स होंगे, तो 50 सीड्स के अंदर ये सारा का सारा हमें मिला हुआ है। ओके। एंड ये कौन कौन से? ये अल्फाल्फा लगाई है। ये 10 बाय 10 का ट्रे है। ओके। और इसमें 6 ग्राम अल्फाल्फा के सीड्स हैं। ओके। तो देखिए 6 ग्राम बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती है। अगर कोई 100 ग्राम का भी पैकेट मार्केट से खरीद रहा है जी, वो सिर्फ 6 ग्राम लगा रहा है, और 6 ग्राम में आप अपनी पूरी सेहत भरपूर पा रहे हैं। बीट रूट है, बीट रूट के थोड़े से बीज बड़े होते हैं, ये ज्यादा लगते हैं, 25 ग्राम लगते हैं ट्रे के अंदर जी। और ये सब अभी बीट रूट है। हाँ, ये बीट रूट है, आप ऊपर देख रहे हैं अभी कवर है। इसको अभी तैयार होने में 1-2 दिन और लगेंगे। अच्छा। क्योंकि बीट रूट का जर्मिनेशन थोड़ा सा ज्यादा लेता है सरसों के मुकाबले या अल्फाल्फा के वैसे इनमें कितना समय लगा सबको तैयार होने में अभी तक? सरसों को आपको 4 या 5 दिन लग जाते हैं। अल्फाल्फा का भी यही है, 5 से 6 दिन के अंदर आपकी अल्फाल्फा तैयार हो जाती है। बीट रूट में अप्रोक्सीमेटली 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन पर जितनी भी माइक्रोग्रीन्स है 10 से 14 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। मतलब हम अगर मल्टीपल ट्रेज लगाते हैं अपने पास, तो हमें हो सकता है कि डेली ही कुछ ना कुछ माइक्रोग्रीन्स मिलते रहे, है ना? तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ सबको कि आप अपने पास कम से कम 6 ट्रे रखिए। जैसे ये मंडे का हो गया, ये ट्यूसडे का हो गया, ये मेरा वेडनेसडे का ट्रे हो गया। इसी तरह आपके पास 6 ट्रे हो जाएंगी। मंडे को आप ये खाएंगे, ट्रे खाली होगी, आप इसको दोबारा से रख दीजिए बनने के लिए। ट्यूसडे को आपने ये ट्रे खा ली और दोबारा से इसको बनने के रख लीजिए, तो रोज आपके पास एक ये ट्रे रेडी हो जाएगी। यहाँ पे एक बात और है कि हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। बॉडी में कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में आ जाए तो क्या होता है, वो बॉडी से हमारे निकल जाती है। तो अगर मैं इसको ज़्यादा खा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रही हूँ, तो सारे बॉडी से निकल जाएंगे। तो इसकी जो खाने की क्वांटिटी होती है वो मैक्सिमम 40 ग्राम खाएंगे दिन में, उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। और जो बिगनर्स हैं वो 10 से शुरू करें। अच्छा। और जो पतले लोग हैं वो 20 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। पर टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप 15 ग्राम भी यूज़ कर रहे हैं दिन के, 10 से 15 ग्राम अगर आप खा रहे हैं दिन के, तो वो सफिशिएंट है एक जने के लिए। तो अगर आपकी 4 की फैमिली है तो ये एक ट्रे एक दिन के लिए आपकी काफ़ी है। ये ट्रे आप हार्वेस्ट करके इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 ग्राम आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगर आप 60 ग्राम भी इसमें हार्वेस्ट कर रहे हैं और आप 4 लोग हैं, आप सारे इसको एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सफिशिएंट है एक दिन के लिए। जी। अच्छा मैम, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि अभी तक शायद माइक्रोग्रीन्स ग्रो भी नहीं की है, कंज्यूम भी नहीं की है, तो उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ आखिर माइक्रोग्रीन्स को हम किस किस तरह कंज्यूम कर सकते हैं? जी, इसको खाना बहुत तरीकों से आप इसको खा सकते हैं, पर इसको हम कच्चा ही खाते हैं, हम पकाते नहीं है। होता क्या है, पकाने से हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है खाने की वो कम हो जाती है। तो अगर मैं इसको पका के खाऊंगी न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, जो कि बेकार हो जाएगा। अब कच्चा कैसे खाएंगे? आप इसको सेल्फ में काट के खा सकते हैं। आप इसको परांठे बना के खा सकते हैं। परांठों में भी देखिए हम बहुत ज़्यादा परांठों को पकाते नहीं है, हल्का सा सेका और
कर लिया, आप इसके पराठे बना के खा सकते हैं। आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर बच्चों का छूटता ही नहीं है। तो मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जब पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो उसके ऊपर इसकी एक मोटी लेयर लगा के उसको बेक करके बच्चों को खिला देती हूँ सूप के ऊपर। और सबसे बेस्ट रहेगा जब आप तड़का लगाते हैं तो तड़के में हम हमेशा धनिया ज़रूर डालते हैं, हम सारे हिंदुस्तानी धनिया बहुत खाते हैं। आप धनिया के माइक्रोग्रीन्स उगाइए और उसी का तड़का लगाइए दाल में। वाह, तो आपको दाल भी, स्वाद भी अच्छा मिलेगा दाल का, और आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जी। अच्छा, जैसे कुछ लोग माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने का काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया होगा, तो कुछ क्वेरीज रहती हैं फंगस के लिए, तो इसमें फंगस लग जाते हैं, उसका रीज़न क्या रहता है, क्या गलतियाँ वो करते हैं? जी, फंगस का सबसे बड़ा रीज़न होता है या तो इसको हवा नहीं मिली या इसमें आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है। तो जो ये ट्रे है, इसमें मैं जब भी बॉटम वाटरिंग करती हूँ तो मैं बहुत कम पानी डालती हूँ। इसमें बहुत थोड़ा, आप लगा लीजिए 80 ml के करीब मैंने पानी डाला और ट्रे को ऊपर रख दिया। पर लोग क्या करते हैं, इसमें को पूरा पानी से भर दिया और ट्रे पूरी की पूरी डिप कर दी, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से इसमें फंगस आ जाएगा। दूसरा, इसको हवा चाहिए। हवा मतलब आप इसको जहाँ पे भी लगाए, इंडोर्स रखते हैं, खिड़की के पास लगाइए ताकि खिड़की से हवा आती रहे। अगर आप इसको किसी बंद कमरे में लगा देंगे तो इसमें फंगस आ जाएगी। तो एरेशन और पानी दोनों का बहुत ध्यान रखना है। हम बहुत सारी चीज़ों के माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं, कुछ के नहीं भी उगाने होते हैं, जैसे टमाटर के माइक्रोग्रीन नहीं खाते हैं, बैंगन के माइक्रोग्रीन्स नहीं खाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम सारी चीज़ों के माइक्रोग्रीन नहीं खा सकते हैं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब आपने भी बचपन में स्प्राउट्स खाए होंगे, मम्मी ने ज़रूर बना के दिए होंगे, तो स्प्राउट्स में क्या होता है, हम 2 दिन गीले कपड़े में रख लेते हैं, उसमें जब जड़ें आ जाती हैं थोड़ी सी, तब हम उसको धो के खा लेते हैं, स्टीम करके खाते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जब पत्ते आते हैं तो हमें इसको काट के खाना है। मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी कैसे काट के हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और हम बहुत सारी चीज़ों के माइक्रोग्रीन खा सकते हैं, जैसे अल्फ़ा, ब्रोकली, केल, लेटस, सरसों, मेथी, पालक। और अभी तो सर्दियां हैं, सर्दियां तो वक्त है इनको उगाने का। सबसे बेस्ट टाइम जो माइक्रोग्रीन उगाने का है वो होती हैं सर्दियां। सर्दियों में आप ऑलमोस्ट हर तरह के उगा सकते हैं। चैलेंजेस आएंगे हमें गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उगाते हम तब भी हैं, लेकिन इसको फिर हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाते हैं। इसका एनवायरनमेंट हमें थोड़ा सा उस हिसाब से देना पड़ता है कि हम इसको उगा सकें। और इसमें हमें एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें बरसातों में नहीं उगानी है। आपने देखा होगा, आई थिंक ये सारे लोग जानते होंगे, बड़े बूढ़े भी हमें ये कहते थे कि बरसातें आ गई हैं, भी पालक मत खाओ, मेथी मत खाओ। जो भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं हम वो नहीं खाते हैं बरसातों के टाइम पे। तो बरसातों के टाइम में क्या होता है, कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है हमारे पत्तों पर, इसलिए हम लीफी वेजिटेबल्स बरसातों में नहीं खाते हैं। उसी तरह माइक्रोग्रीन में क्या प्रॉब्लम होती है, माइक्रोग्रीन में फंगस आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जैसे आप ये ट्रे देखिए, बिल्कुल साफ़ है, इसमें कहीं पे भी आपको कहीं भी फंगस नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी तो एक्चुअली इनका मौसम भी है। बट यही अगर मैं बरसातों में ट्राई करूँगी तो 4 में से 1 ट्रे हो सकता है फंगस पकड़ ले, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फंगस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बरसातों में नहीं खानी चाहिए। जैसे दिल्ली में है, हम दिल्ली का मौसम आपको पता है, जुलाई और अगस्त में बरसातें रहते हैं, तो मैं जुलाई और अगस्त में कम्प्लीटली शट डाउन कर देती हूँ और बाकी पूरा साल इनको अच्छे से उगाती हूँ। जी, इसी के साथ ही मैम आप कोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं इसके माइक्रोग्रीन्स के, तो हमारे कोई व्यूअर्स हैं जो कांटेक्ट करना चाहें, आपसे सीखना चाहें प्रैक्टिकली, तो पॉसिबल है? जी बिल्कुल, मैं कमर्शियली उगाने के लिए और होम ग्रोवर्स के लिए दोनों ही कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। हमारी वेबसाइट है bagichabox.com, वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। और हम सीड्स भी सेल करते हैं, हम ट्रेज भी देते हैं। जो ट्रे आप यहाँ पे देख रहे हैं संदीप जी, ये हमने बाहर से बनवाई है। हमने बहुत ट्राई करा कि हमें इस साइज़ का होम ग्रोवर्स के लिए ट्रे मिल जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो मेरे हस्बैंड स्पेशली बाहर गए, अक्सर जाते रहते हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर पे बनवाई गई हैं। तो बाहर बनवाने से हमें थोड़ा सा इसका कॉस्ट कंपैरेटिवली इंडिया से कम पड़ा। और ये सिर्फ आपको पूरी इंडिया में हमारे ये जो साइज़ है 10x10 का सिर्फ हमारी साइट पे ही अवेलेबल है, जो कि होम ग्रोवर्स के लिए परफेक्ट साइज़ है। जो लोग कमर्शियली उगाते हैं उनका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है कि उनको ट्रे का साइज़ बड़ा रखना है, उनको ग्रो लाइट्स लगानी पड़ेगी। होम ग्रोवर्स इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, घर के किसी भी कॉर्नर में लगा सकते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको ओपन में रखेंगे तो पेस्ट अटैक का इस पर खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे हमें भी ऑर्गेनिक चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, ऐसे पेस्ट को भी लगती हैं। तो अगर मैं इसको आज रात को यहीं छोड़ दूँगी तो सुबह तक इसमें कीड़े आ जाएंगे बाहर से। क्यों? क्योंकि ये इतने फ्रेश हैं, इतनी अच्छी। आप एक पत्ता इसका तोड़ के आप स्मेल करके देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। जो हम मार्केट से लेके खाते हैं और इसकी खुशबू में बहुत फर्क है। तो कीड़े भी अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए कभी भी आप इसको आउटडोर्स ना छोड़ें, जब भी इसको रखें आप इंडोर्स ही रखिए। ओके, तो इंडोर्स में ही रखना है।
तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैम की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप चेकआउट करिएगा, कांटेक्ट करिएगा और इनका सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी डिटेल मेंशन है, आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैम ये तो होगी माइक्रो ग्रीन्स की बात। अब आते हैं आपके गार्डन पे, गार्डन टूर बाकी है, चलते हैं पूरा गार्डन टूर करते हैं और दोस्तों को दिखाते हैं किस तरह से आप गार्डनिंग करते हैं। जो गिलहरी है ना वो आके पौधा निकाल जाती है क्योंकि नीचे मटर का दाना उसको खाने को मिलता है, तो ये मटर में ये बहुत दिक्कत है। इसका रंग चेंज हो जाता है फूलों का हर सीजन में, मुझे नहीं पता। बाहर चली गई, जब वापस आई जी तो वो जो अदरक थी वो पूरे नीले रंग की हो गई। तो जैसे ही वो नीले रंग की हो गई तो मुझे समझ में आ गया उसमें बहुत अच्छा खासा पेस्टिसाइड्स यूज हो रखे हैं। मैं अपने पौधों में कभी गुड़ाई नहीं कराती। गुड़ाई नहीं कराते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं पहली बार सुना कोई गार्डनर मना कर रहा है। ये 15 साल से सेम पॉट है जी। अच्छा जी, ये देखिए मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी जी। सफाई बहुत, आप देखिए पूरी छत कहीं आपको कुछ बहुत ही इजीली मैम ने मूव कर लिया है।